किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी अपने राजत्व सिद्धांतों को लेकर के सक्रिय था और उस सक्रियता का एक नतीजा आपको ये भी दिखेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने बेशक अपने प्रशासनिक पदों पर अपने चाहने वालों को नियुक्त किया था, जो उसके पक्षधर के लोग थे उनको नियुक्त किया था। लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें आपको दिखेगी कि अलाउद्दीन ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर अपने सैनिकों को 6 माह का अग्रिम वेतन उपहार के रूप में दिया। उसके बाद प्रशासनिक सुधार करते हुए ख्वाजा खातिर को वजीर के पद पर नियुक्त किया और जो सदरुद्दीन आरिफ थे उनको मुख्य काजी के पद पर नियुक्त कर दिया था और फिर अलाउल मुल्क दिल्ली का दीवान और उसको अपना सिपह सलार अर्थात अपना सलाहकार भी नियुक्त करता है। यहाँ से आपको ये समझ आएगा कि अलाउद्दीन खिलजी का जो मुख्य सलाहकार था वो अलाउल मुल्क ही था। इसी से ये किसी भी बात का मशवरा लेता था, किसी भी बात पर डिस्कस कर सकता था, अन्य किसी भी तरह की बातों को ये उसी के साथ केवल डिस्कस करता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व व्यवस्था का उसके रूलिंग प्रिंसिपल के 3 बेसिकली अधिकार माने गए हैं। 3 का मतलब है कि वो जो आधार हैं के शासन व्यवस्था को लेकर के, वो आधार बेसिकली आप देखेंगे तो अमीर खुसरो के नीतियों पर या अमीर खुसरो के द्वारा उसे लागू किया जाएगा या अमीर खुसरो के द्वारा उसे डिज़ाइन किया जाएगा। हालाँकि ये डिज़ाइन एक इस तरह की डिज़ाइन में तब्दील होगी कि शासन के लगभग-लगभग सभी अंगों को उसमें शामिल किया जाए और अभी तक के शासन व्यवस्था में जिस तरह से दिल्ली सल्तनत में विद्रोहों का दौर था, जिस तरह से एक ऐसी शासन पद्धति, एक ऐसी शासन व्यवस्था को स्थापित किया गया था, जिस शासन व्यवस्था ने शासन पद्धति के उस एक कह सकते हैं कि मिथक को तोड़ने की कोशिश की थी, जिसके आधार पर जिसके आधार पर दिल्ली सल्तनत में आए पैमाने पर जो विद्रोहों का दौर था, वो समाप्त हो रहा था। और शासन व्यवस्था के 3 सिद्धांत, एक तो निरंकुश सत्ता की स्थापना करना, यानी शासक की निरंकुशता में इसका विश्वास था। दूसरा, धर्म का राजनीति से पृथक करने का जो प्रयत्न किया इसने, यह भी एक बड़ा उम्दा प्रयास था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और तीसरी जो इसकी नीति थी वो थी साम्राज्य विस्तार। तो अमीर खुसरो के द्वारा प्रतिपादित राजत्व सिद्धांत के आधार पर ही अलाउद्दीन खिलजी कार्य करता है। और इसी तरह से आगे आप देखेंगे अगर कि अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से पूरे पृथ्वी पर अपने ऊर्जा को, अपने किरणों को फैलाता है, एक शासक, एक सुल्तान, एक राजा को चाहिए कि वह भी अपने साम्राज्य का विस्तार करे और साम्राज्य का विस्तार करके आप तलवार के बल पर या अपनी शक्ति के बल पर अपने जीते क्षेत्रों की सुरक्षा करे। इसी तरह से राजनीति से धर्म के पृथक्करण की बात हमने कही और इस तरह से पॉलिटी को रिलीजन से अलग करने वाला ये दिल्ही डायनेस्टी का पहला सुल्तान माना जाता है। इसके पहले किसी ने इस तरह की कोई व्यवस्थाओं को लागू नहीं किया था, तो पहला सुल्तान था ये। कहते हैं कि इसने खलीफा की मान्यताओं को भी मानने से इनकार कर दिया था और केवल नाम मात्र की सत्ता को स्वीकार करता था। और फिर हमने आपको बताया था एएल श्रीवास्तव का एक कथन जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने की पहली बार कोशिश की। तो धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करने का जो पहला प्रयत्न था, वो यहीं पर इसके द्वारा किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जिससे कि कम से कम जो सैद्धांतिक तौर पर राज्य है, वो असांप्रदायिक के रूप में खड़ा हो सके। मतलब जो सांप्रदायिकता का दौर है या जो धर्म का आक्षेप है, जो उलेमा और खलीफाओं का राजनीति में हस्तक्षेप है, उसे कंट्रोल और कम किया जा सके। उसे कंट्रोल और कम किया जा सके। इसी तरह से अलाउद्दीन के बारे में चर्चा करते हुए मैंने आपसे बोला था कि अलाउद्दीन कहता है कि मैंने ना ही कोई पुस्तक पढ़ी है, ना ही मुझे शरीयत का ज्ञान है। ना ही मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है और ना ही मुझे किसी शरीयत का ज्ञान है। मैं विद्रोह दबाने के लिए, राज्य में शांति और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ना जाने कितने लोगों का कत्ल करवाता हूँ। सर धड़ से अलग करवाता हूँ, पता नहीं कयामत के दिन अल्लाह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपके यूजीसी में पूछा गया है। उसके बाद साम्राज्यवाद के दृष्टिकोण के संदर्भ में मैंने कहा कि ये चाहता था। बर्नी एक बात इसके बारे में उल्लेख करते हुए बर्नी कहता है कि अलाउद्दीन जब सत्ता पर बैठा तो शासन व्यवस्था को संभालने के बाद अलाउद्दीन ने 2 विचार उसके ज़हन में आए थे। एक तो वो नए धर्म को स्थापित करना चाहता था और दूसरा वो विश्व विजय का ख्वाहिशमंद था।
विश्व विजेता बनना चाहता था अलाउद्दीन, और इस उद्देश्य से उसने कुछ सिक्के भी जारी किए और उस सिक्कों पर इसने सिकंदर ये सानी की उपाधि धारण करवाई। अर्थात दिल्ली सल्तनत का वो पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो विश्व विजेता का ख्वाब लिया और सिकंदर ये सानी की उपाधि लेता है और अपने सिक्कों पर उसे अंकित करवाता है। यही नहीं, आगे ये कहता है कि मेरे 4 ऐसे मित्र हैं, अपने 4 सेनापतियों का नाम लेते हुए कहता है कि अगर ये साथ दें, मतलब मैं इनके सहयोग से दुनिया में एक नया धर्म स्थापित कर सकता हूँ। वो अलब खान, नुसरत खान, जफर खान की बात कर रहा है। तो ये 2 काम इसने किए। हालाँकि इसके जो सलाहकार हैं जिनका नाम अला उल मुल्क है, अला उल मुल्क की बात को इसने माना, चूँकि अला उल मुल्क ने कहा था कि ये दोनों विचार आपके साम्राज्य के लिए घातक हो सकते हैं, आपके राज्य के लिए घातक हो सकते हैं। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने इन दोनों नीतियों को त्याग दिया था, अपने इन दोनों नीतियों का परित्याग कर दिया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय हमने 4 बेसिक विद्रोहों पर चर्चा किया था कि अलाउद्दीन खिलजी की जो 4 विद्रोह हैं वो कौन-कौन से विद्रोह हैं। एक तो हमने आपको 9 मुसलमानों का विद्रोह बताया था, जो 1299 में हुआ था, जब गुजरात अभियान के दौरान ये लोग वापस आ रहे थे, तो ये एक मामला आपके सामने मैंने डिस्कस किया, जिसमें जालौर में धन के बँटवारे के समय उलूग और नुसरत खान के साथ 9 मुसलमानों ने विद्रोह कर दिया और जाकर के बाद में इनका पतन किया गया, इनके विद्रोह का दमन किया गया। अकद खान का विद्रोह मैंने आपसे डिस्कस किया कि अकद खान जो हैं, ये मोहम्मद जो अलाउद्दीन खिलजी के भाई थे, उनका बेटा था, मतलब भतीजा था एक तरह से। तो अकद खान अलाउद्दीन का भतीजा था, ये राज्य के वकील-दर के पद पर नियुक्त था और नवीन मुसलमानों के साथ मिल कर के इसने विद्रोह किया। दरअसल एक अभियान पर जाने के दौरान, अभियान का मतलब रणथंभौर का अभियान। रणथंभौर का अभियान जब गया था अलाउद्दीन खिलजी, तो उसी समय उसका भतीजा भी उसके साथ था जिसका नाम था अकद खान। तो एक बार रास्ते में रुक करके अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ शिकार करना चाहा, शिकार खेलने के लिए नीचे उतरा और इसी समय मौका पा करके उसके भतीजे अकद खान ने विद्रोह कर दिया था। हालाँकि अच्छा, इस विद्रोह की इतनी रोचक कहानी आपको दिखाई देगी कि अकद खान के विद्रोह के बारे में चर्चा करते हुए बरनी, इसामी और कई सारे विद्वान इसके बारे में चर्चा करते हैं। और अकद खान के विद्रोह की चर्चा करते हुए कहा, ये मतलब जानकारी मिलती है, ये तकरीर मिलती है हम लोगों को पढ़ते समय कि अकद खान का विद्रोह जो है, अकद खान का जो विद्रोह है वो काफ़ी गंभीर विद्रोह था। गंभीर का मतलब ये था, इस हिसाब से था कि दरअसल ये इनके साथ ही था और वो अब शासन पर अपना मजबूत अधिकार करना चाह रहा था। सुल्तान जब गया, सुल्तान अभियान पर जा रहा था तो मार्ग में सुल्तान रुक करके, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी रुक करके शिकार करना चाहा और शिकार करने के लिए जब रुका और ये बीच जंगल में गया, तो जंगल में गया तो उसी समय अपने कुछ साथियों के साथ, अर्थात कुछ 9 मुसलमानों के साथ प्लान करके अकद खान ने अचानक अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर लेकर के तलवार सब टूट पड़े और खचाखच एकदम वार करने लगे उसके अंगरक्षकों की तरफ। और दूसरे अकद खान अपने कुछ अन्य साथियों के साथ जा करके जहां पर सुल्तान शिकार करने के लिए रुका हुआ था, उनके ऊपर अचानक तीरों की वर्षा करने लगे, सब धनुष बाण मारने लगे और अचानक अटैक हो गया। अब अलाउद्दीन पर जब आस-पास के लोग अटैक करने लगे तो अलाउद्दीन को लगा कि अरे! वो समझ कुछ पाता उससे पहले मामला डवाडोल हो गया। लेकिन सौभाग्य ये रहा अलाउद्दीन खिलजी का कि अलाउद्दीन खिलजी का एक दास उस समय उसके इर्द-गिर्द ही था, जो नहीं वो तीर कमान पकड़े हुए होते हैं, कि राजा शिकार करेगा तो उनको गोली पकड़ाना है, उनको बंदूक पकड़ानी, उनको और हथियार पकड़ाना, तो 1-2 दास उसके साथ थे। तो जैसे ही अकद खान ने तीरंदाजी शुरू करी, तीर दागना शुरू कर दिया, वैसे उसका दास उसके सामने आ गया। तो कुछ तीर तो दास ने अपने ऊपर ले लिए, बाकी कुछ तीर जो इधर-उधर से आ रहे थे, वो तीर सुल्तान के बॉडी में तो लगे, लेकिन जैसे उसका हार्ट का एरिया नहीं, चेहरा का एरिया बच गया। सुल्तान छुपना चाहा, तो उसने अपने ऐसे नाजुक अंगों को सेफ कर लिया, उसके पैर में और उसके अन्य स्थानों पर तो घाव लगी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी वहीं मूर्छित होकर के गिर गए। और जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ मूर्छित होकर के गिरे, तो अकद खान को लगा कि चाचा तो गयो, चाचा तो गयो, और वहीं पर खड़े होकर के उसी तर्ज में जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन को मारने के बाद कड़ा मनिकपुर में ही सुल्तान घोषित कर दिया, उसी तरह से अकद खान ने
चाचा जब मूर्छित हो गए, अब चूँकि तीर लग रही, आदमी मूर्छित हो गया, रक्त स्राव हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी मूर्छित हो गए और वहीं पर इसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। जब तक बाकी लोग आते, अब चूँकि सुल्तान मूर्छित था, तो लोगों को सुल्तान को बचाना था। ये वहीं पर सुल्तान घोषित करते हुए दिल्ली पर आया। मतलब अपना घोड़ा उठाया, अपने साथियों को उठाया और लगा कि सुल्तान तो गए हो, और तुरंत अपना घोड़ा उठाया और निकल लिया दिल्ली। जब दिल्ली आया और दिल्ली के किले में प्रवेश कर रहा था, तो उसी समय जो दिल्ली का रखवाला था उस समय, मतलब जिसके नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली को छोड़ा था, दरबार को छोड़ा था, तो इसने बोला कि भाई अब हम राजा हैं, सुल्तान तो तुम्हारे निपट गए, मतलब हम ही अब सुल्तान हैं। तो उसने कहा कि हम तब तक तुम्हें सुल्तान नहीं मानेंगे जब तक तुम सुल्तान का कटा हुआ सर हमें नहीं दिखा दोगे लाके। तो ऐसा बरनी भी लिखता है, इसामी भी इस बात को लिखता है कि सुल्तान का कटा हुआ सिर लाने का उसने कहा कि कटा हुआ सिर दिखाओगे तब हम तुमको यहाँ के तख्त-ओ-ताज पर कब्जा करने देंगे। तो उसने आदेश दिया अपने मित्रों को कि जाओ सुल्तान का सर काट के लाओ। तो वो उसके लोग जाते, उससे पहले ही सुल्तान की मूर्छा ठीक हो चुकी थी और सुल्तान का सिर तो आया लेकिन धड़ सहित आया। मतलब सुल्तान तो मूर्छित ही हुआ था, मरा तो है नहीं। अब ये उतावलापन में आकर के बेचारा यहाँ राजा अपने आप को घोषित कर दिया। सुल्तान जब आया दिल्ली, तो देखा कि ये तो पूरा राजपाट हड़पने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही अकद खान को पता चला, जैसे ही अकद खान को पता चला कि चाचू जान आ चुके हैं, और ये तुरंत अपना घोड़ा उठाया, तबड़क-तबड़क निकल लिया। सुल्तान गद्दी पर बैठा, हाथ पे हाथ रखा और बोला कि अब उस कमबख्त का सिर धड़ से अलग करके जो लाएगा उसे हम विशेष इनाम देंगे। आदेश दिया कि जाओ और अकद खान को पकड़ करके लाओ, उसका सिर काट करके मेरे सामने जो रखेगा उसको मैं उपहार दूँगा। कई सारे लोग गए। कहते हैं कि जब अकद खान का कटा हुआ सिर काफ़ी दूर जा कर के उसे गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके जब अकद खान का सिर काट करके, धड़ से अलग करके और लाया गया, अलाउद्दीन खिलजी के सामने उसे रखा गया, उसे दिखाया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी उस कटे हुए सर को देख करके कहता है कि कभी ये सर मेरी गोद में सोया करता था। तो दुःख भरे स्वर में कहता है अलाउद्दीन कि यह सिर मैं कभी अपने गोद में रखता था। ये अकद खान के बारे में ही अलाउद्दीन का वक्तव्य है। अलाउद्दीन कहते हैं कि यह सिर कभी मेरे गोद में यह सिर कभी मेरे गोद में सोता था। यह सिर कभी मेरे गोद में सोता था, मतलब चूंकि अब भाई भतीजा ही था उसका, तो उसको प्यार दुलार लाड प्यार किया था। तो ये किसके समय किसने कहा है, तो अलाउद्दीन ने मुद्दे पर ये बात कही है। तो हालांकि इस तरह से ये अकद खान का विद्रोह इसका दबा। उसके बाद फिर मंगू खान का विद्रोह हुआ था। तो मंगू खान का विद्रोह जो अवध, और ये मंगू खान और अमीर उमर, ये दोनों मिलकर के विद्रोह किए थे। मंगू खान अवध के सूबेदार थे, अमीर ये जो हैं उमर बदायूं के थे। हालांकि इनका भी मामला खत्म कर दिया गया, रणथंभौर अभियान के दौरान ही ये विद्रोह हुआ था। इनको ले आया गया रणथंभौर और फिर दोनों की हत्या कर दी गई। फिर हमने आपसे डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि हाजी मौला का विद्रोह जो है सबसे गंभीर और सबसे बड़ा विद्रोह रहा, जिसने दिल्ली के कुछ हिस्सों पर लगभग 30-40%, 20-30% हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। मतलब इस समय जो लाल महल है, हथियार खाना है, अश्वशाला है, बंदी गृह है, इन तमाम चीजों पर इसने कब्जा कर लिया था और शाहिनशाह को गद्दी पर बैठा दिया था। शाहिनशाह इसका एक संबंधी था। शाहिनशाह को इसने गद्दी पर बैठा दिया। इसको शाहिनशाह कहते हैं या शाहीशाह चाहे शाहिनशाह कहते हैं। शाहिनशाह को गद्दी पर बैठा दिया। 1 हफ्ते तक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान के पद पर नहीं रहे, बल्कि उसके बदले कौन सुल्तान रहा? तो उसके बदले शहंशाह सुल्तान रहा। हालांकि बाद में कहते हैं कि इस विद्रोह का भी दमन कर दिया गया और हाजी मौला की भी हत्या कर दी गई, और इस तरह से ये पूरी कहानी में बताया हुआ, तो रिवाइज करा रहा हूं आपका। इनकी भी हत्या कर दी जाती है। अब सुल्तान को लगता है कि यार इतने बड़े पैमाने पर विद्रोह क्यों हो रहे हैं, तो विद्रोह का उसने कारण पता लगाया और 4 अध्यादेश उसने जारी किए। पहला अध्यादेश उसने जारी किया था धनी व्यक्तियों के को निर्धन करना, अत्यधिक टैक्स वगैरह लगा करके उनको निर्धन कर दिया जाए।
गुप्तचर विभाग की स्थापना किया था। मुन्नी मुन्हियान बरीद जैसे अधिकारियों को इसने नियुक्त किया। मुन्नी मुन्हियान और बरीद जैसे अधिकारियों को इसने नियुक्त किया और इन अधिकारियों के माध्यम से सुल्तान जो है शासन व्यवस्था में और अच्छी पकड़ मजबूती के साथ रखने की कोशिश करता है। इसके संदर्भ में जैसे ये जो पहला कथन है, धनी व्यक्तियों की सक्रियता को देख करके इसने जितने भी लोग थे उनकी संपत्ति को छीन लिया, निर्धन बना दिया। बरनी इसके बारे में उल्लेख करते हुए लिखता है, बरनी ये चीज आप अपडेट कर लीजिएगा। बरनी लिखता है कि जो उस समय के दिल्ली के जो मलिक थे, मलिक अमीर व्यापारी साहूकारों के अलावा किसी के घर में भी सोना अतिरिक्त नहीं बचा था। मतलब इतना टैक्स लगाया कि लोगों को अपना धन बेच बेच करके टैक्स देना पड़ा। इतना ज्यादा इसने टैक्सेशन लगाया था। तो ये चीज आपको दिखाई देगी, बर्नी यहाँ पर उल्लेख करता है। इसी तरह से जो गुप्तचर विभाग इसने स्थापित किया, इसने कहा कि गुप्तचरों के भय से अमीर कांपते थे और आपस में संकेत में बात करते थे। बर्नी इसमें क्या कहता है? बर्नी कहता है कि गुप्तचरों के भय से अमीर कांपते थे और संकेत में वार्ता करते थे। संकेत में वार्ता करते थे मतलब इतना ज्यादा खौफ था किसका? गुप्तचर विभाग का इतना ज्यादा खौफ था। बर्नी कहता है गुप्तचरों से लोग इतना डरने लगे थे कि कह रहे हैं कि वो कोई भी आदमी आपस में संकेत में बात करता है तो एक गंभीर मुद्दा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। इसी तरह से इसने मद्य निषेध लागू कर दिए। पूरे क्षेत्र में पूर्णतः शराबबंदी और मदिरा पान या मद्य जैसी जितनी भी चीजें हैं उन चीजों को इसने बंद कर दिया, उन चीजों को इसने समाप्त कर दिया। किसी भी व्यक्ति को ना बेचने की आदत थी ना बनाने की आदत थी। सुल्तान ने इसी दौरान, जो मद्य निषेध की बात है, इसी दौरान, ये लोग अपडेट कर लीजिएगा जो बच्चे एप्लीकेशन पे इसे देख रहे हैं, सुल्तान ने इसी मद्य निषेध के दौरान कहा था। और अमीर खुसरो इस बात का उल्लेख करता है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, अमीर खुसरो इस बात का उल्लेख करते हुए जानकारी देता है कि इस दौरान सुल्तान ने कहा था, अलाउद्दीन ने कहा था, ये ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन ने कहा कि शराब जो अंगूर की बेटी है, शराब, ये कथन ध्यान रखिएगा, कथन पूछा जाता है, ये कहता है कि शराब जो अंगूर की बेटी है, शराब जो अंगूर की बेटी है और जो अंगूर की शराब जो अंगूर की बेटी है और शक्कर की बहन है, और शक्कर की बहन है, शक्कर की बहन है, वह सभी बुराइयों की माँ है, वह सभी बुराइयों की माँ है। ठीक है, तो इस तरह से ये व्याख्यायित करता है और व्याख्यायित करने के बाद इसने पूरे राज्य का मतलब बेसिकली दिल्ली के एरिया में, लगभग 5 कोस के एरिया में, दिल्ली के क्षेत्र में, जैसे मैंने कहा था कि दिल्ली में शराबबंदी हो रही है, तो दिल्ली में 5 कोस के अंदर कहीं भी आपको शराब नहीं मिल सकती थी। जिनको भी शराब पीने का शौक था वो लोग जाकर के दिल्ली से करीब करीब 8 कोस दूर के जो क्षेत्र थे वहां पर जाकर के शराब पी सकते थे। यहीं पर एक भ्रामक जानकारी मिलती है, यहीं पर हमें एक भ्रामक जानकारी मिलती है इसी शराब को लेकर के। बर्नी कहता है, हालांकि बर्नी की बात असत्य है लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। बर्नी दरअसल कहता है कि जब दिल्ली में शराबबंदी हुई तो दिल्ली के कुछ घरों में अवैध शराब की छोटी छोटी भट्टियां लगाई गई और वो लोग शराब ऊंचे दाम पर बेचते थे, वो लोग शराब ऊंचे दाम पर बेचते थे। ये कौन कह रहा? बर्नी कह रहा, ध्यान रखिएगा। ये बर्नी कह रहा है कि जब दिल्ली में पूर्णतः मद्य निषेध लागू हुआ तो पहली बात तो ये दिल्ली का पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी जिसने पूरी तरह से मद्य निषेध व्यवस्था को लागू किया। दूसरी चीज कि अलाउद्दीन की कोई भी ऐसी नीतियां आप नहीं देखेंगे जिसको उसने आधे अधूरे लागू किए हों। अगर कोई नीति बनाई है तो उसने तो वो 100% लागू करवाता है और नहीं मानने वाले को कठोर दंड देता है। तो ऐसी कोई बात ही नहीं है कि बर्नी की बात मानी जाए।
हालांकि एक बात और आप देखेंगे कि मद्य निषेध के बाद ये कहता है, बर्नी कहता है कि जब से मद्य निषेध लागू हुआ तब से राज्य में विद्रोह और षड्यंत्रों का दौर घट गया, विद्रोह और षड्यंत्र कम होने लगे, ये बर्नी कहता है। लेकिन जो पहली बात ये कह रहा है कि छोटी-छोटी भट्टियां बनी और अवैध शराब बिकने लगे, ये तो विश्वास योग्य बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बदायूं के पास इसने एक सूखा कुआं खुदवा, गहरे-गहरे इसने बदायूं के पास सूखे कुएं खुदवाए। तो अगर कोई आदमी शराब बनाता था, अगर कोई आदमी शराब के लिए अवैध कृत्य में लिप्त होता था, तो ये जो बदायूं के पास इसने सूखे कुएं खुदवाए थे, गहरे-गहरे सूखे-सूखे कुएं थे, सभी व्यक्तियों को उसी में फेंकवा देता था। लोग टूट-टाट जाते थे, उसी में एकदम कुएं में फेंक देता था सबको। तो इस तरह की जानकारी हमें मिलती है सुल्तान के समय, एक तरह से कह सकते हैं कि शराबबंदी को लेकर के एक बेहतर कार्य हुआ। फिर वो हमने बताया आगे जाकर के कि वैवाहिक संबंधों पर इसने वो बैन लगा दिया, जो वैवाहिक संबंध हुए, उस वैवाहिक संबंधों पर इसने बैन लगवा दिया था। तो पूरी तरह से ये बात आप समझ चुके हैं। वैवाहिक संबंध है तो ये पूरी बातों को आपने ठीक से समझ लिया है। तो ये रही कुल अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक नीतियों पर। और अब आगे की बात को हम देखेंगे, क्योंकि प्रशासन और विद्रोह, जो शुरुआती प्रशासन मतलब प्रारंभिक चुनौतियां और विद्रोह, ये हमने देख लिया है अलाउद्दीन के समय। अब हम देखेंगे कि अलाउद्दीन के समय जो मंगोल आक्रमण हो रहे हैं, अभी देखिए क्या, एक तो मंगोलों का आक्रमण देखना है कि मंगोलों का आक्रमण किस तरह से हुआ, दूसरा मंगोलों के प्रति अलाउद्दीन की क्या नीति रही है, उस नीति के तहत क्या इसने कांड किया, वो देखना है। और दूसरी चीज हमें ये देखनी है कि इसने जो साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, तो साम्राज्य विस्तार में उत्तर भारत की राजनीति में इसने कैसे इंटरफेयर किया और उत्तर भारत के राज्यों के बीच में किस नीति को लागू किया, और दक्षिण भारत के लिए क्या-क्या उपयोगी तथ्य इसके लिए ज़रूरी हैं। उसी तरह से हम ये देखेंगे कि प्रशासनिक सुधार में इसने किस तरह से सैन्य व्यवस्थाओं को मुस्तैद करने के लिए बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया। तो अभी बहुत अच्छे-अच्छे मुद्दे अलाउद्दीन खिलजी के बचे हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आई थिंक कि यहाँ तक की पूरी बात आप सभी को समझ में आई होगी और अब आप हेडिंग बनाएंगे अलाउद्दीन के समय मंगोल आक्रमण। ठीक, अलाउद्दीन के समय मंगोल आक्रमण, ये आप हेडिंग बनाइए। अलाउद्दीन के समय मंगोल आक्रमण, आप हेडिंग बनाइए और इसी बात को हम आगे समझते हैं कि अलाउद्दीन के समय जो मंगोल आक्रमण है वो किस तरह से, अलाउद्दीन के समय मंगोल आक्रमण, अलाउद्दीन के समय मंगोल आक्रमण। अब एक सबसे बड़ी गंभीर विषय यहाँ पर चर्चा के लिए मिलता है, लेकिन मदिरा पर प्रतिबंध सफल नहीं हुआ था। देखो, दिल्ली के एरिया में तो सफल था भाई। कोई ये कह दे कि अलाउद्दीन खिलजी की मदिरा नियंत्रण व्यवस्था क्या सफल हुई थी? तो हाँ, सफल हुई थी, क्योंकि जितने क्षेत्र में वो लगाया था, वो बात सफल थी। पूरे राज्य में तो लगाया नहीं था, दिल्ली में लगाया था और दिल्ली में सफल रही। दिल्ली में लगाया था और दिल्ली में सफल हुई। अब अलग-अलग विद्वानों के अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो अलग बात है, लेकिन सफल हुई थी ये सामान्य बात है ना? सफल हुई थी ये सामान्य बात। आइए, आइए अब आपको बताते हैं कि मंगोल आक्रमण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय किस, दरअसल देखिए 1296 में तो ये गद्दी पे ही बैठा। 1297 से लेकर के 1306 के बीच में यह दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान है जिसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं और सर्वाधिक की संख्या में 6 बार हुए हैं, मूलतः जिनकी जानकारी मिलती है। हालांकि कुछ एक और विद्वान हैं जिन्होंने यहाँ तक कहा है कि बरनी ने कुल सॉरी अलाउद्दीन खिलजी ने कुल 29 बार मंगोलों से सामना किया था, और ये बात एक भित्ति पर उल्लिखित है। इब्न बतूता के द्वारा भी इस बात को थोड़ा बहुत बताया जा रहा है कि वो एक दीवार पर लिखा हुआ है कि इसने कुल 29 बार मंगोलों से सामना किया था। तो एक बात तो ये हो गई कि दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान है, मतलब एक ऐसा सुल्तान है कि जहां पर 1297 से लेकर के 1297 से लेकर के और लगभग 1306 तक, लगभग 1306 ईस्वी तक इसके समय कुल 6 बार मंगोल आक्रमण हुए। कितनी बार हुए? तो 6 बार मंगोलों ने सीधा-सीधा दिल्ली को चुनौती दिया, 6 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ है। ठीक, 6 बार मंगोलों का आक्रमण हुआ है, जो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक बार माना जाता है। जो दिल्ली सल्तनत में
सर्वाधिक बार माना जाता है कि कोई ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जिसके समय सर्वाधिक बार आक्रमण हुआ था। ठीक। अब देखो, हुआ क्या इसमें कि सर्वाधिक बार आक्रमण इसी के समय हुआ, और मैंने क्या कहा कि 6 बार तो जानकारी है स्पष्ट तौर पर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसने मंगोलों का 29 बार 29 बार अलाउद्दीन और मंगोलों का सामना हुआ था। मंगोलों का 29 बार मंगोलों के साथ सामना हुआ था और उसने मंगोलों को पराजित किया था। ये तथ्य आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बेसिकली 6 बार जिसका उल्लेख मैं आपसे यहाँ पर करने वाला हूँ, बेसिकली 6 बार जिनका उल्लेख मैं यहाँ पर आपसे करने वाला हूँ। अब वो 6 विद्रोह, सॉरी, जो 6 आक्रमण है या 6 जो अभियान है, वो अलग अलग विशेषताओं को भरे हुए हैं, अलग अलग तरह से वो चीजें इंपॉर्टेंट है। दरअसल अब अगर देखो मंगोल आक्रमण को लेकर के, जो मंगोल आक्रमण हुए हैं, मंगोल आक्रमण को लेकर के जो नीतियां बनाई गई हैं, तो दिल्ली के जो सुल्तान हैं, दिल्ली के 2 सुल्तानों की तुलना की जाती है जिसने मंगोलों को लेकर के यह काम किया है। तो दिल्ली के सुल्तानों में मंगोल की नीतियों को लेकर के एक तो नाम आता है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का। एक नाम किसका आएगा? एक नाम आएगा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का, और दूसरे नाम आता है सुल्तान बलबन का। तो बलबन के समय भी डिफेंसिव काम हुआ था ना, तो बलबन ने के खिलाफ रक्षात्मक नीति लागू की। बलबन ने रक्षात्मक नीति अपनाई थी, ये चीज ध्यान रखिएगा कि मंगोलों के खिलाफ इसने रक्षात्मक नीति अपनाया था। किसने? बलबन ने। बलबन ने मंगोलों के खिलाफ रक्षात्मक नीति अपनाया था, और इसने पश्चिमी सीमा या पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को किला द्वार बना करके, कई किले बना करके और उधर से उसको ब्रेक करने की कोशिश की थी। लेकिन यहीं पर अगर आप अलाउद्दीन खिलजी का देखेंगे, तो अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों के खिलाफ जिस नीति को लागू करता है, वो कहते हैं कि रक्त और तलवार की नीति थी। इसकी कौन सी नीति थी? तो ये रक्त और तलवार की नीति को लागू करता है। ये रक्त एवं तलवार, रक्त और तलवार की नीति को लागू करता है। ठीक। ये रक्त और तलवार की नीति को अपनाया। अब देखिए, आपसे जब प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि मंगोलों के खिलाफ रक्त और तलवार की नीति किसने अपनाई थी, तो हम चूंकि हमारे जहन में इतना बार भरा है लौह और रक्त नीति, लौह और रक्त नीति इतनी बार भरा है बलबन का, कि हम इसके लौह और रक्त नीति को ही समझ जाते हैं। लौह और रक्त नीति को ही हम समझ जाते हैं कि मंगोलों के खिलाफ इसने लौह और रक्त नीति अपनाई थी। और एक सवाल गलत हुआ और हम परीक्षा से बाहर, एक प्रश्न गलत हुआ और हम परीक्षा के बाहर। तो यहाँ जरूर बहुत बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि बलबन का जो लौह और रक्त नीति है वो साम्राज्य के लिए रहा है, और इसका जो लौह और रक्त नीति अलाउद्दीन खिलजी का रहा है, ये मंगोलों के प्रति रहा है। तो यहाँ पर हमने 2 शासकों के तुलनात्मक चीजों को देखा। अच्छा, एक चीज देखिएगा कि एक तो इसने इस नीति को अपनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने रक्त और तलवार नीति को अपनाया मंगोलों के खिलाफ। दूसरी चीज, इनसे निपटने के लिए इसने दिल्ली के पास एक सीरी नगर बसाया था। दिल्ली के पास इसने एक सीरी नगर का निर्माण करवाया था, और इस सीरी नगर के बारे में मैंने कहा था कि बाद में जाकर के ये इसी को अपनी राजधानी बनाएगा। इसी को राजधानी बनाया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी नगर बसाया दिल्ली के पास और इसे अपनी राजधानी बनाया, ताकि मंगोलों के खिलाफ जो संघर्ष हम कर रहे हैं, मंगोलों के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में हम कमजोर न पड़े, उस लड़ाई में हम कमजोर न पड़े। तो यह एक व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। अब हम समझते हैं कि मंगोलों का जो आक्रमण है वो किस तरह से और कैसे हो रहा है, कौन कौन अलाउद्दीन खिलजी के समय आक्रमण कर रहे हैं, और किस तरह से इन चीजों को आप समझेंगे। तो अलाउद्दीन अलाउद्दीन के समय जो मंगोल आक्रमण हो रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो मंगोल आक्रमण हो रहे हैं, इस मंगोल आक्रमण में हमने कुल 6 मंगोल आक्रमण की आपसे चर्चा की है, जिसको हम गिनती के तहत 1 2 3 4 5 6
इस तरह से देखेंगे कि पहला आक्रमण, दूसरा आक्रमण, तीसरा आक्रमण, है ना? तो सबसे पहला आक्रमण हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो सबसे पहला आक्रमण हुआ था वो 1297-98 हुआ, ठीक? तो इसका जो पहला आक्रमण है, ये इसका समय क्या है? 1297 या 98, कहते हैं कि 1297-98 में पहला आक्रमण हुआ। और इस समय जो मंगोल नेता था वो कौन था? दरअसल उस समय आप देखेंगे कि एक व्यक्ति हुआ, मतलब मंगोलों का जो शासक ट्रांस आक्सियाना में था, मंगोलों का जो शासक है, मंगोलों का जो शासक है ट्रांस आक्सियाना में, ट्रांस आक्सियाना में मंगोलों का जो शासक है, ट्रांस आक्सियाना में मंगोलों का जो शासक है वो है, इसका देखिए, एक कहीं कहीं आप देखेंगे इसका नाम दाव खान है और कहीं कहीं इसका नाम है दावा खान, ठीक? दूसरा नाम क्या है? दावा खान मिलता है। तो यहाँ का जो शासक है वो दावा खां है, दावा खां है। और दावा खां ने सबसे पहले, दावा खां ने सबसे पहले एक नेता नियुक्त करता है किसके खिलाफ? अलाउद्दीन या दिल्ली के खिलाफ, जिसको नेतृत्व दिया गया था वो था कादर खान, ठीक? तो किसके नेतृत्व में आक्रमण हुआ? तो ये कादर खान है, चाहे इसी को कादिर खान कहते हैं, ये कादर खान रहा है, चाहे इसी को कादिर खान भी कहीं कहीं किताबों में लिखा गया है। तो कादिर खान के नेतृत्व में दिल्ली पर एक भयंकर आक्रमण करने की योजना बनाई गई। अर्थात मंगोल नेता कौन है यहाँ? तो मंगोल नेता कादर खान है या कादिर खान है, जिसके नेतृत्व में यहाँ पे आक्रमण किया गया। अब इस इस आक्रमण के बारे में ये पता चलता है, इस आक्रमण के बारे में पता चलता है, अमीर खुसरो इस आक्रमण के बारे में जानकारी देता है। अमीर खुसरो इस आक्रमण के बारे में जानकारी देता है और कहता है कि मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली में प्रयंकारी या प्रलयकारी बाढ़ आ गई थी। ऐसे आप लिखिएगा कि मंगोल आक्रमण से दिल्ली में, मंगोल आक्रमण से दिल्ली में प्रलयंकारी प्रलयंकारी बाढ़ प्रलयंकारी बाढ़ आ गई थी, बाढ़ आ गई थी। लेकिन जफर खान और उलूग खान, लेकिन जफर खान और उलूग खान जैसे सेनापतियों के नेतृत्व में मंगोलों को जफर खान और उलूग खान के नेतृत्व में मंगोलों को 1298 में 1298 में जारन, ये ध्यान रखिएगा, ये नाम कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, जारन मजार, जारन मजार। अब ये जारन मजार का मतलब होता है जालंधर, इसका मतलब है जालंधर। 1298 में जालंधर या जालन मजार के युद्ध में मंगोलों को युद्ध ने के नेतृत्व में मंगोलों को जालंधर या जारन मजार के युद्ध में पराजित पराजित कर दिया गया, पराजित कर दिया गया। ये तथ्य जरूर ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे कथन ही लेकर के पूछा जा सकता है कि किस मामले का किस समय का है, ठीक है? अब कहा जाता है कि इस युद्ध में मंगोलों को टिड्डियों और पराजित किया और और मंगोलों को मंगोलों की 20,000 सेना को 20,000 सेना को टिड्डियों और चींटियों की तरह, टिड्डियों और चींटियों की तरह काट दिया गया। हालांकि वो बड़ी सेना, चींटी यहां लिखना चाहिए था, चींटी। मंगोलों
टिड्डियों और चींटियों की तरह, टिड्डियों और चींटियों की तरह काट दिया गया था। ये सेंटेंस अब यहाँ पूरा होगा कि मंगोलों को मंगोल आक्रमण से दिल्ली में प्रलंकारी बाढ़ आ गई थी, लेकिन जफर खान और उलूग खान के नेतृत्व में मंगोलों को 1298 के जारन मयार युद्ध में अर्थात जालंधर के युद्ध में पराजित कर दिया गया और मंगोलों की 20,000 सेना को टिड्डियों और चींटियों की तरह काट दिया गया। एक बहुत बड़ी विजय आप देखेंगे कि यहाँ पर दो सेनापति, अब देखो कभी आपसे पूछेगा कि जो मंगोलों का पहला अभियान या पहला आक्रमण हुआ था दिल्ली पर, उसे किसने पराजित किया था, तो दो नेता, एक जफर खान का नाम आता है और दूसरे उलूग खान का नाम आता है। एक जफर खान का नाम आता है, दूसरे किसका आता है, उलूग खान का नाम आता है। और इन दोनों ने मिलकर के पहला ही युद्ध किसके पक्ष में कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी के पक्ष में कर दिया। तो आई थिंक ये पूरी बात आप समझ चुके होंगे। यहां तक की बातों को आप नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरे आक्रमण की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि दूसरा आक्रमण भी एक गंभीर प्रयत्न था अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत। तो वह भी डिस्कस करते हैं कि ये तो पहला रहा, अब दूसरा अभियान कितना मजबूत और कितना महत्वपूर्ण होगा, ये भी एक जरूरी बात है। दरअसल दूसरा, अब अच्छा मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, आप उधर लिखते रहिए। ये जो दूसरा आक्रमण है, अलाउद्दीन खिलजी के समय जो दूसरा आक्रमण मंगोलों ने किया, वो आक्रमण था 1299 ईस्वी में। सलदी एक नेता था, 1299 में आक्रमण हुआ सालदी चाहे सलदी के नेतृत्व में, सलदी के नेतृत्व में ये अभियान होता है। और इधर अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से यहाँ पर डिफेंस करने के लिए इसके जो अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे, वो जफर खान को नियुक्त किया गया था। ठीक, ये अलाउद्दीन खिलजी ने जफर खान को नियुक्त किया था क्योंकि उस समय इसके दो जो सेनापति हैं, जफर और उलूग, ये दूसरे अभियान में बिजी थे। ठीक, तो जो अन्य लोग थे वो बिजी थे, तो जफर खान उस समय खाली था, उलूग खान फ्री नहीं था। तो कहते हैं कि इस अभियान का जो नेतृत्व दिया गया वो जफर खान को दिया गया। और जफर खान, कहते हैं कि इस संघर्ष में जफर खान इतना वीरता पूर्वक सालदी का नेतृत्व किया कि उसके किले में एकदम घुस करके, कहते हैं ना कि एकदम, अब एक तरफ देखो युद्ध का मैदान लगा हुआ है पूरी तरह से, कुछ किलों पर सालदी के नेतृत्व में, सालदी के नेतृत्व में उस पर अधिकार हो चुका है। और ये इतना वीर और जुनूनी आदमी था ये जफर खान, कि जफर खान जब लड़ने के लिए जाता है, दोनों की सेनाएं आमने सामने आती हैं, तो जफर खान अपने तलवार और अपने ढाल को लेकर के लड़ते हुए इतना जबरदस्त तरीके से युद्ध करता है कि सालदी खान की सेनाएं पीछे भागने लगती हैं। मतलब एक तरह से बीच का स्पेस मिल जाता है और ये एकदम जा करके धपाक से, जो जिस किले पर खुद सालदी था, जा करके उसके सामने एकदम खड़ा हो गया। और एकदम एक-एक उसके बाद, चूंकि अब उनकी सेना में भगदड़ मच जाएगा और सालदी खान के नेतृत्व की जो सेना आई थी, ये बुरी तरह से पराजित हुई और इतने बड़े पैमाने पर जफर खान ने काट काट मचाई कि मंगोलों को हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में मंगोलों को काट करके उनकी लाशें बिछा दी गई। और इस तरह से, अच्छा, इस ये इतनी जबरदस्त वीरता थी कि अकेले जफर खान इतने बड़े, करीब करीब मुझे लगता है कि 1-1.5 लाख के आसपास की सेना थी उसकी, उतने बड़ी सेना को इसने पराजित किया और जबरदस्त लोहा लिया इसने। इस बात को लेकर के दावा जो है बरनी इसामी और फरिश्ता, बरनी इसामी, बरनी इसामी और फरिश्ता, फरिश्ता, ये तीनों इसके संघर्ष के बारे में या इस आक्रमण के बारे में जानकारी देते हैं। इस दूसरे वाले आक्रमण के बारे में बरनी भी बताता है, इसामी भी बताता है और फरिश्ता भी बताता है। ये तीनों लोग बताते हैं इसके बारे में कि क्या एक्चुअली हुआ था। यहाँ की एक कहानी आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कि जिस समय जफर खान साल्दी और उनके साथ आए हुए मंगोलों को जबरदस्त काटता है, इस बात से स्वयं बरनी लिखता है कि स्वयं सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी सशंकित हो गए थे कि इतने वीर सेनापति और इतने वीर अधिकारियों को मैं कैसे अपने चंगुल से दूर रखूं, मैं मतलब उनसे कैसे पीछा छुड़ाऊं। एक तरह से कहीं ना कहीं उनको भी अपने आप की जो सुरक्षा है वो खतरे में महसूस लग रही थी।
इनको लग रहा था कि अगर इसी तरह के 4 वीर हमारे पास हो जाएँ, तब तो जब चाहेंगे हम ही हटा देंगे। देखो, हाथ मजबूत होना ज़रूरी है, लेकिन अगर शरीर से मजबूत हाथ हो जाए, तो शरीर उसका बोझ नहीं उठा पाएगी और हाथ को इस बात का ज़रूर कभी न कभी गुरूर हो जाएगा कि शरीर तो मेरे दम पर है, मेरे भरोसे, और वो जब चाहेंगे हाथ गर्दन शरीर का धड़ से अलग कर देंगे। तो ये चाहता था, हालाँकि ये एक तरह से आप विरोधाभास देख सकते हैं कि जिस पर विश्वास था, उसी से दुर्भावना भी उत्पन्न हो रही है। तो ख़ैर, इस युद्ध में जफ़र खान की वीरता रही और पूरी तरह से ये इस श्रेय का, विजय का श्रेय उसे ही दिया जाता है। तो दूसरा आक्रमण भी अलाउद्दीन खिलजी ने झेला और अलाउद्दीन खिलजी के समय ही, इसी समय मतलब 1299 में ही फिर से मंगोल एकदम तड़ातड़ आक्रमण हो रहा। कोई ऐसा वेटिंग नहीं है, कोई ऐसी वेटिंग नहीं है कि इसमें कोई वेट करना है किसी का या कुछ और करना, वेटिंग का काम नहीं है, एकदम तड़ातड़ आक्रमण, बैक टू बैक आक्रमण। 1299 में तीसरा आक्रमण हुआ, जरा सा समझें कि 1299 में ही तीसरा आक्रमण हुआ। अब तीसरे आक्रमण की कहानी क्या है, जरा समझिएगा कि जो तीसरा आक्रमण हुआ, ये तीसरा आक्रमण भी मंगोलों ने 1299 में ही किया था। 1299 में ही किया था इस समय अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, देखना कि अलाउद्दीन खिलजी इस समय अभियान में भी बिजी है, सिर्फ डिफेंस करना ही उसका काम इस समय नहीं रह गया है, सिर्फ डिफेंस करना ही नहीं रह गया। अब इस समय मंगोल नेता जो दावा खान था ना, मंगोल शासक जो उस समय था दावा खान का एक पुत्र था जिसका नाम था कुतलुग ख्वाजा। तो इसका नेतृत्व जो है, मतलब इस मंगोल आक्रमण का जो मंगोल नेता था, वो दावा खान का पुत्र था। दावा के पुत्र दावा के पुत्र जिसका नाम था कुतलुग खान। तो कुतलुग खान के नेतृत्व में ही ये आक्रमण होता है और बड़ा भयंकर आक्रमण था ये, चूंकि राजकुमार स्वयं दावा खान का जो लड़का है कुतलुग खान, ये खुद ही आक्रमण कर रहा है, ये खुद ही कर रहा है। ये जब आक्रमण करता है, तो इसी समय चूंकि ये दिल्ली के आसपास तक आ चुका था, तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सलाहकार है, आपको पता है, अलाउल अलाउल मुल्क अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन खिलजी को सलाह दिया, और सलाह क्या दिया, बोला कि महाराज, भारत के अतीत का जब इतिहास हम खंगालते हैं, तो हिकामत ये अमली नाम की एक नीति मिलती है। हिकमत ये अलमी कहते हैं उसे, हिकमत हिकमत ए अलमी हिकमत ये अलमी। तो एक नीति है, हिकमत ये अलमी कहते हैं, और इसे डिफेंसिव पॉलिसी कहते हैं। डिफेंसिव पॉलिसी का मतलब है, या इसी को कूटनीति कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कूटनीतिक नीति। कूटनीतिक नीति को फॉलो करने का इसने सलाह दिया, और इसमें क्या करना था, स्वयं की या आत्मरक्षा की बात कहता है वो। इसमें हम क्या करते हैं, आत्मरक्षा करते हैं। इस नीति में आत्मरक्षा किया जाता है, जिसे हिकमत ये अलमी कहते हैं। अब देखो, हिकमत ये अलमी क्या है? हिकमत ये अलमी कूटनीति, एक ऐसी कूटनीति जिसमें हम आत्मरक्षा करते हैं। हम इसमें दुश्मन के सामने डायरेक्ट नहीं खेलते हैं, मतलब हम एक तरह से बैक टू बैक खेलते हैं। ठीक, बैक पर दुश्मन अगर फ्रंट पर है, तो हम समझौते की बात को करेंगे, हम टालने की बात को करेंगे। मतलब एक तरह से हम मान लीजिए यहाँ थोड़ा हो जाए, तो आप इस तरह ध्यान मत दीजिए, आप अपने बाकी जो हाथ सही उस पर ध्यान दीजिए। आम तौर पर लगभग सभी सलाहों को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मानता था, लेकिन इस सलाह को सुल्तान मानने से इनकार कर दिया और बोला कि अलाउल मुल्क, तुम धूर्त हो, तुम इतने बड़े बुद्धिमान और मेरे मित्र बनते हो, तुम्हें इतना नहीं समझ में आ रहा है कि आने वाली कौमें मेरे दाढ़ी को पकड़ करके सवाल पूछेंगी, मेरी दाढ़ी पर हंसी मजाक उड़ाएंगी कि एक सुल्तान था इस देश में जिसके ऊपर जब मंगोलों ने आक्रमण किया, तो ये ऊंट के पीछे जाकर के छुप गया। कहां जाके छुप गया? ऊंट के पीछे छुप गया। तुम्हें क्या लगता है अलाउल मुल्क, कि अगर ऊंट की कुबड़ के पीछे छुप जाएं, तो क्या उससे आदमी बच जाएगा, समस्याओं से बच जाएगा? तुम मोटे आदमी हो, तुम्हारी बुद्धि जो है वो सही काम नहीं कर रही है। आने वाली पीढ़ियां
मेरी दाढ़ी पर उपहास उड़ाएँगी, मेरी इस दाढ़ी पर हँसेंगी कि सुल्तान पीछे हो गया था, डिफेंसिव हो गया था। तो सुल्तान ने कहा कि हम लड़ेंगे और बड़े पैमाने पर करीब इसमें 2 लाख प्लस सेना लेकर के मंगोल आए हुए थे। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने लड़ने का नेतृत्व किया और इसके जितने भी सेनापति थे, सभी सेनापतियों के साथ सभी सेनापतियों के साथ अलाउद्दीन युद्ध करने के लिए मैदान में उतर पड़ा। और इस समय मतलब इस वाले अभियान के दौरान, तीसरे वाले संघर्ष के दौरान एक युद्ध होता है जिसे किल्ली का युद्ध कहते हैं, जिसे किली का युद्ध कहते हैं। दिल्ली के पास ही एक था किली। अच्छा, इसमें अलाउद्दीन खिलजी ये भी कहता है कि दुश्मन हमारे सिर पर आकर के बैठा है, नाच रहा है और तुम कह रहे हो कि हम डिफेंसिव हो जाएं, आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। तो किली का युद्ध हुआ, किली का युद्ध हुआ और कहा जाता है कि इस किली के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी और उसकी सेनाओं ने जबरदस्त तरीके से युद्ध लड़ा। जो अपनी वीरता के लिए पहचाना जा रहा था, जिसका नाम था जफर खान, जिसका नाम था जफर खान, ये वीरता पूर्वक लड़ा। और ऐसा कहते हैं कि एक ऐसा समय दिख रहा था जब मंगोल पराजित हो गए, जब मंगोल पराजित हो गए और मंगोलों की एक 10,000 की सैन्य टुकड़ी, मंगोलों के एक 10,000 की सैन्य टुकड़ी वापस जा रही थी। और युद्ध के ही बीच में उनको पीछा करते हुए जफर खान जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि 10,000 की टुकड़ी ने अचानक जफर खान पर धावा बोल दिया। अचानक जफर खान पर धावा बोल दिया और जफर खान चूंकि सतर्क तो था, जफर खान सतर्क तो था, लेकिन अब इसके पास उस समय जिस एरिया में ये पीछा कर रहा था, उस समय सैनिक कम थे, क्योंकि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कई सेनापतियों को अलग अलग क्षेत्र में डिफेंस करने के लिए नियुक्त किया था। कहीं पर अब उलूग खान है, कहीं पर जफर खान है, कहीं पर नुसरत खान है, कहीं पर स्वयं अलाउद्दीन खिलजी है, कहीं पर अन्य सेनापति, मतलब चारों तरफ से डिफेंस करने के लिए इसने नीति लगाई थी। तो जिस तरफ से वो पराजित होकर के लौट रहे थे, उसी तरफ जफर खान की ड्यूटी लगी हुई थी और 10,000 के सैनिकों ने जबरदस्त तरीके से अचानक, कहते हैं कि अचानक टकाटक धावा बोल दिया। और उस धावा में ये जो जफर खान है, जफर खान मारे गए। ठीक, धावा में जफर खान मारे गए। हालांकि मंगोल पराजित हुए थे, लेकिन जाते जाते मंगोलों ने जफर खान की भी हत्या कर दी। इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा डिफेंस मूड नहीं लिया गया, बल्कि इसमें संघर्ष का रास्ता चुना गया कि हम करेंगे तुम्हारे साथ युद्ध। और इस युद्ध में एक बहुत बड़ी बलि चढ़ी थी, और वो बलि चढ़ी थी किसकी? जफर खान। किसकी बलि चढ़ी थी? जफर खान की बलि चढ़ी थी। ध्यान रखना कि जफर खान से अलाउद्दीन सशंकित था, तो इसके मरने से उसने, ऐसा नहीं कि उसे खुशी मिली, खुशी नहीं मिली, लेकिन कहते हैं ना कि एक ऐसा फेज आता है, ना आदमी हंसता है ना रोता है, आदमी ना हंसता है ना रोता है। ये वही फेज था अलाउद्दीन खिलजी के लिए कि एकदम न्यूट्रल रहा, लेकिन अंदर अंदर ज्यों गूंगे को मीठे रस यूं अंतर्गत ही भावें, उसी तरह से आनंदित हुआ कि चलो इसी बहाने दो समस्याओं से निजात मिली। पहली समस्या मंगोलों को इसने पराजित कर दिया, और दूसरी समस्या जिससे शंका था, शंकित था अंदर ही अंदर, उसको भी इसी से निपटारा मिल गया। बोलो, इतनी बात सभी को समझ में आ गई है? फटाफट जवाब दो। तो यहां तक की बात आपको अगर समझ आ गई है तो फटाफट फटाफट आप लोग आगे बढ़िए। और अब हम लोग करेंगे कौन सा वाला आक्रमण? तीसरा, आई थिंक तीसरा है ये, चौथा। अब क्या करेंगे हम लोग? चौथा आक्रमण करेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस तीसरे आक्रमण का उल्लेख बरनी और खुसरो दोनों करते हैं। इस तीसरे आक्रमण का उल्लेख बरनी भी करता है, बरनी भी इसके बारे में बताता है, और खुसरो भी बताते हैं। खुसरो इसकी जानकारी हमें देते हैं, उनकी एक रचना है जिसका नाम है देवल देवी। उनकी एक रचना है जिसका नाम है देवल देवी। तो इस देवल देवी ग्रंथ में हमें खुसरो के द्वारा इस युद्ध और संघर्ष की जानकारी दी जाती है। इस युद्ध की जो जानकारी दी जाती है वो देवल देवी नाम के
ठीक। हाँ, कहीं-कहीं राजू है, लेकिन बहुत सारी बातें कहने में ये चीज़ें स्किप हो गई। अब देखेंगे हम लोग तीसरे आक्रमण के बाद चौथा आक्रमण। चौथा आक्रमण। 3 आक्रमण हमने देखा, अब देखेंगे चौथा आक्रमण जो 1303 में हुआ। तारगी बेग के नेतृत्व में हुआ था। तारगी बेग, तो ये 1303 में हुआ है। 1303 में हुआ है और इसका जो नेता था वो नेता था तारगी बेग। इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, इसको तारगी बेग कहते हैं। तो तारगी बेग इस समय मंगोलों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। तारगी बेग इस समय मंगोलों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था और इसी के नेतृत्व में, तारगी बेग के नेतृत्व में ही ये आक्रमण किया गया था। कहते हैं कि ये पहला मंगोल नेता था, ये पहला मंगोल नेता था, पहला मंगोल नेता था जिसने दिल्ली पर, दिल्ली तक, जिसने दिल्ली तक चढ़ाई किया था। अर्थात इसके पहले जितने लोग आए थे वो दिल्ली के बाहर बाहर से ही चले गए थे, लेकिन तारगी बेग पहला मंगोल नेता था जिसने दिल्ली को टच किया था, मतलब दिल्ली पर एक तरह से कह सकते हैं दिल्ली को टच कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के लगभग लगभग एकदम करीब में आ गया था। अलाउद्दीन खिलजी के लगभग लगभग एकदम करीब में आ गया था। तो ये बात आप जरा सा ध्यान रखिएगा, ये पहला मामला बनता है तारगी बेग के संदर्भ में, दिल्ली तक वो चढ़ गया था। और इसी समय सीरी के किले की 2 महीने के अंदर घेराबंदी इसने किया सीरी किले की, और उसके बाद ये वापस चला जाता है। तो यहाँ हालांकि संघर्ष होता है, इसने सीरी का 2 महीना घेरा डाला। सीरी पर इसने लगभग लगभग ये 2 माह का घेरा डाले रहा और युद्ध हुआ। चूंकि उस समय अलाउद्दीन खिलजी जो है, आप जानते हैं कि 1303 के आसपास अलाउद्दीन खिलजी और 1301 में 1302 में अलग अलग अभियानों में बिजी रहा है। अभी उसको हम अलग से पढ़ाएंगे आपको। तो अलाउद्दीन खिलजी इस समय बिजी था और उसी समय इसको तारगी बेग को मौका मिल गया और ये दिल्ली के शीरी तक पहुंच जाता है, श्रीनगर को घेर लेता है। श्रीनगर को घेर लेता, 2 महीने तक ये बना रहा। हालांकि कहते हैं कि उसके बाद अंततः ये पराजित होता है और ये वापस चला जाता है। ये पराजित होता है और ये वापस चला जाता है, वापस चला गया। लेकिन इसी संघर्ष के बाद अलाउद्दीन खिलजी को समझ में आता है, अलाउद्दीन खिलजी को समझ में आता है और इसने अपनी नीतियों पर विचार करते हुए कई सारे सुधारात्मक कार्य करता है। ये कई सारे सुधार के कार्य करते हैं, क्योंकि अब इसे समझ में आ चुका था कि दिल्ली भी सेफ नहीं है और सीरी भी सेफ नहीं है। जिस उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी इत्यादि क्षेत्रों का निर्माण करवाया, वहां तक इनका पहुंचना अपने आप में एक बड़ा चोट था इसके लिए। तो पहली बात कि इसने सीरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया कि सीरी बनेगी राजधानी, और राजधानी डिफेंस के मामले में एक्टिव रहेगी। तो सीरी को राजधानी बनाया, क्योंकि उसके लिए वो बना ही रहा था, शहर का निर्माण करवा रहा था। बाद में इसको दिल्ली बना दिया गया। पहली बार दिल्ली की रक्षा के लिए, पहली बार ये शब्द जरूर लिखिएगा कि पहली बार पहली बार दिल्ली की पहली बार दिल्ली की रक्षा हेतु पहली बार दिल्ली की रक्षा हेतु दीवारें बनवाई गई। पहली बार दिल्ली की रक्षा हेतु दीवारें बनी, इसके पहले कहीं से भी दीवार नहीं बनी थी। अब दिल्ली को चारों तरफ से दीवार से सेफ करने के लिए दीवारें बनवाता है। इस पे क्या करता है, दीवारें बनवाता है। और इसी समय कई सारे नए हथियार खाने बने और बहुत सारे हथियार, इस समय बहुत सारे हथियार बने और हथियारों को तेज किया गया। मतलब कह सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर लड़ाकू हथियारों का निर्माण किया गया और उन हथियारों को हमेशा लड़ने के लिए यूज किया गया। तो नए नए हथियार इस समय बनाए जा रहे थे, नए नए कई सारे हथियार बने थे। और इन हथियारों में जैसे एक नाम आता है पाशिब का, पासिब, गरगज, मागरबी, पाशिब,
गरगज, मागरबी या मागरबी, मागरबी, ये सब नए नए हथियार हैं जो अलाउद्दीन खिलजी ने लड़ाई के लिए बनवाए थे। नए नए हथियार थे। अरदास थे, दिलमास थे, अरदास, अरदास, दिलमास, दिलमास, इन हथियारों का निर्माण किया और मतलब कह सकते हैं बड़े बड़े हथियारों का निर्माण करके फिर इनसे अब अपने डिफेंस पॉलिसी को लागू करें। अब इनसे अपने डिफेंस पॉलिसी को लागू करेगा तो ये एक बड़े पैमाने पर परिवर्तन इस समय दिखाई देता। अच्छा, इसी समय एक चीज और देखना, इसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया पद सृजित किया था, किला रक्षक का। ठीक, एक नया पद सृजित किया जिसका नाम था किला रक्षक। तो किला रक्षक नाम के नए पद का सृजन किया। सवाल कभी आपसे पूछ लिया जाए यदि कि अलाउद्दीन खिलजी ने किला रक्षक मतलब कौन सुल्तान ऐसा है जिसने किला रक्षक का पद सृजित किया, तो किला रक्षक के पद को सृजित करने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये बात आप जानते रहिएगा क्योंकि आने वाली परीक्षा में नए नए प्रश्न पूछे जाएंगे और इसलिए मैं आपको इस पूरे बैच में यही बात कहता हूं कि टारगेटेड हो जाइए, क्योंकि इस बार अगर आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं निकाल पाए, कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं, अगर आपकी तैयारी बेहतर होगी, आपके पास कंटेंट अच्छा होगा, तो आप निश्चित तौर पर बेहतर कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि डीवा एजुकेशन एप्लीकेशन से जुड़िए और एक बार आप कोर्स परचेज करके देखिए कि किस तरह से आपको पढ़ाया जाता है और पढ़ाने की जो कंटेंट है वो कितने बेहतर हैं और आप कहाँ पर हैं, आपको इन चीज़ों की पहले से जानकारी है तो बेहतर है। अगर नहीं है तो जुड़िए हमारे एप्लीकेशन से, निश्चित तौर पर आपकी तैयारी को इतने बड़े बड़े पंख लगेंगे कि आप अपनी सफलता को बड़े आसानी से, अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। हाँ, हथियार के नाम ऐसे ही थे, पाशिब थे, गरगस था, मागरबी था, हरदास था, दलमास था। ऐसे तमाम हथियारों को ये बनाता है और हथियारों का प्रयोग करता है और इस तरह से ये कहते हैं कि डिफेंस कर पाया ये। तो अब आइए पांचवा, पांचवा आक्रमण जो 1305 में हुआ था, बड़ा गंभीर आक्रमण वो भी है। पांचवा आक्रमण, ये है पांचवा आक्रमण और ये पांचवा आक्रमण भी एक अच्छा माना जाता है। हालांकि मंगोल ट्राई बहुत किए, इस पांचवें आक्रमण 1305 में हुआ है ये 1305 में पांचवा आक्रमण हुआ है। हालांकि असफल इसमें भी होते हैं, असफल ये इसमें भी होते हैं, लेकिन अब पांचवे की कहानी देखिए। इस समय अली बेग, तारगी और तारताक तीन नेता थे। मतलब इस समय मंगोलों की तरफ से, मंगोलों की तरफ से तीन नेताओं को या तीन सेनापतियों को भेजा गया था जो इस युद्ध में मंगोलों का नेतृत्व करेंगे। एक आदमी अली बेग जो मुख्य रूप से जिसको लीडरशिप सौंपी गई थी, तो अली बेग ये भेजा गया था। दूसरा तारगी बेग था जो इसके पहले भी दो अभियानों में, इसके पहले भी दो अभियानों में इनका साथ दे चुका था। और एक नया आदमी था जिसका नाम था तारताक, एक नया आदमी है जिसका नाम है तारताक। तो ये तीनों को भेजा गया, अली बेग और तारगी बेग और तारताक। तारगी बेग को ऑलरेडी भारत में दिल्ली सल्तनत से लड़ने के लिए दो तजुर्बे थे इसके पास, दो बार ये इनके खिलाफ युद्ध में भेजा जा चुका था। तो ये आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें एक भयंकर संघर्ष हो रहा है और कहते हैं कि अमरोहा के पास 30 सितंबर 1305 में युद्ध हुआ था। 30 सितंबर 30 सितंबर 1305 में अमरोहा का युद्ध हुआ। अमरोहा के पास एक युद्ध होता है। इस युद्ध में तारगी बेग और ये अली बेग और ये लोग पराजित होते हैं। लेकिन इसी में एक नया कांड जुड़ता है कि इसी में तारगी बेग मारा जाता है। मंगोल नेता तारगी बेग मारा जाता है, अर्थात उसकी हत्या हो जाती है। वो दुनिया से रुखसत कर लेता है और इस तरह से ये वाला अभियान भी अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों ने डिफेंस कर लिया। फिर आता हमारा छठवां, जो छठा आक्रमण है उसका, छठा
छठा आक्रमण मंगोलों ने किया, और इस छठे आक्रमण के बारे में ध्यान रखिएगा, जैसे वो 1305 में हुआ था और ये अगले ही वर्ष हुआ 1306 में। अगले ही वर्ष कब हो रहा है? तो 1306 में हो रहा है। और इस छठे, देखो छठा छह, सीधा सीधा पांचवा पांच में, याद कैसे रखोगे ना, बड़ा भूल जाता आप लोगों को। पांचवा पांच में, ठीक। छठा कब हुआ? तो 6 में, ध्यान रखना, छठा कब हुआ? 6 में हुआ। और उसके बाद चौथा 3 में हुआ, ठीक। चौथा 3 में हुआ, बाकी दो आप देख ही रहे हैं, दो तो एक ही वर्ष के आसपास हुए हैं। तो इस तरह से आप इसे, ये दोनों तो याद रख ही सकते हैं, ठीक। पांचवा 5 में और छठा 6 में, तो इसकी डेट समझने की जरूरत है, इसकी डेट को रटने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये आप चीज देखेंगे कि 1306 ईस्वी में ये अभियान होता है। और इसमें इसमें मंगोलों ने, इसमें भी 3 सेनापतियों को कुल मिलाकर के भेजा गया था मंगोलों की तरफ से। इसमें भी मंगोलों की तरफ से 3 सेनापति आते हैं, बेसिकली 3 है, बस कहीं कहीं देखो एक नाम मिलता है कबक का, मतलब एक सेनापति है जिसका नाम है कबक, लेकिन कहीं कहीं इसी कबक को काबुक भी लिखा गया है, काबुक। तो एक नेता है इसका काबुक, जो मंगोलों की तरफ से दिल्ली सल्तनत पर अभियान करता है। दूसरा है इकबाल मंद या इकबाल मुदबीर, इकबाल इकबाल मुदबीर, इकबाल मुदबीर है। और जो तीसरा आदमी इसमें नेता था वो मुदाबिर ताइबू था, मुदाबिर ताइबू, मुदाबिर मुदाबिर ताइबू। तो ये 3 लोग हैं जो इस समय दिल्ली पर छठा आक्रमण का नेतृत्व करते हैं मंगोलों का। और इधर अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से काफिर, गाजी मलिक और मलिक आलम। जो अलाउद्दीन खिलजी इनके खिलाफ जिन सेनापतियों को नियुक्त करता है, अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी इनके खिलाफ जिन सेनापतियों को नियुक्त करता है उनका भी नाम सुन लीजिएगा कि इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने किसे नियुक्त किया, या अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से इसकी सुरक्षा करने के लिए कौन कौन सेनापति नियुक्त हो रहे हैं। तो एक तो इसमें आएंगे मलिक काफूर, मेन लीड में रहेंगे, इसमें मलिक काफूर ये मेन लीड में रहेंगे। आप जानते हैं क्या यह एक ट्रांसजेंडर था, तो मलिक काफूर का नेतृत्व था। फिर इसमें गाजी मलिक और मलिक आलम, गाजी मलिक, गाजी मलिक और मलिक आलम, गाजी मलिक और मलिक आलम। तो इन ये 3 यहाँ पर नेतृत्व करते हैं, ये तीनों को यहाँ का नेतृत्व सौंपा गया था मंगोलों के खिलाफ इस संघर्ष में साथ देने के लिए। कहते हैं कि इस युद्ध में जितने सैनिकों ने भाग लिया था, इस युद्ध में जितने सैनिकों ने भाग लिया था उन सैनिकों को 1 वर्ष का जो वेतन है वो पुरस्कार स्वरूप दिया गया था। 1 वर्ष का वेतन पुरस्कार रूप में दिया गया था। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से मिलेंगे भाई, बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। अगर आप अपने से जरा सा भी बुद्धि खर्च करेंगे तो बहुत सारे प्रश्नों को आराम से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर सैनिकों को क्या किया गया था? यहाँ पर सैनिकों को 1 वर्ष का वेतन पुरस्कार के रूप में देता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय ये अंतिम आक्रमण था, ये भी ध्यान रखिएगा कि खिलजी के समय ये अंतिम मंगोल आक्रमण कहते हैं, ये अंतिम मंगोल आक्रमण था। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय, ये अलाउ के समय, ये अलाउ के समय अंतिम मंगोल आक्रमण था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय कोई भी मंगोल आक्रमण नहीं होता है, ठीक। तो कोई भी मंगोल आक्रमण नहीं होता है। कहते हैं कि इन आक्रमण में भी ये जो मंगोल हैं ये पराजित होते हैं और अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वो विजयी हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि कुल 6 आक्रमण होता है, कुल 6 बार अभियान होता है मंगोलों का, और उन मंगोल आक्रमण से बराबर निपटता है, बड़े मजबूती से निपटता है। और इसका डिफेंस जैसे आप देखेंगे कि नीतियों को लेकर के कि मंगोलों के खिलाफ किस तरह से अभियान हुआ और क्या क्या बातें रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात मिलती है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि अलाउद्दीन के जो 4 अनमोल रतन है ना,
अलाउद्दीन के 4 अनमोल रतन हैं, वो यहीं पर लिख दे रहा हूँ कि चूंकि ये पूछा गया है कि कौन कौन है। अलाउद्दीन ने कहा कि मेरे 4 मित्र हैं। अलाउद्दीन ने कहा कि मेरे 4 मित्र हैं जिनसे मैं दुनिया जीत सकता हूँ, मतलब जिनके सहारे मैं दुनिया जिसके सहारे मैं दुनिया जीत सकता हूँ, जिसके सहारे मैं दुनिया जीत सकता हूँ। वो 4 मित्र मेरे कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। चारों का नाम पूछा जाएगा और कौन नहीं होगा, इस तरह से नकारात्मक प्रश्न आते हैं। तो उलूग खान, नुसरत खान, उलूग खान, उलूग खान और नुसरत खान, ये भी, और जफर खान, जफर खान और अलप खान, अलप खान, अलप खान, अलप खान, ये 4 हैं जिनके बारे में अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मेरे 4 मित्र हैं जिनके सहारे मैं दुनिया जीत सकता हूं और दुनिया में एक नए धर्म की नींव डाल सकता हूं। इस तरह की बात अलाउद्दीन खिलजी कहता है, इस तरह की बात अलाउद्दीन खिलजी कहता है। पूरी बात समझ चुके हैं तो बताइए मुझे एक बात, बताइए। अगर यहां तक आपने पूरी बात को समझ लिया है तो बेहतर है, अगर नहीं समझा है तो और ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए बताइए मुझे कि पूरी बात आप समझ चुके हैं। यहां तक अगर आप पूरी बात को समझ चुके हैं तो आप मुझे जवाब दे सकते हैं। चलिए, किसी का कोई ऐसा वाजिब प्रश्न है जिन प्रश्नों को देख करके आपको लगता है कि कुछ और पूछने की आवश्यकता है आपके पास? चलिए फटाफट मुझे बताइए कि क्या आपको इसके बारे में कुछ, अच्छा चलिए बेहतर है, बहुत अच्छा लगा। तो अब हम लोग बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान के बारे में कि अलाउद्दीन खिलजी का जो विजय अभियान रहा है वो कैसे काम करेगा। अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान, अलाउद्दीन खिलजी का जो विजय अभियान है, इस विजय अभियान के बारे में क्या हमें जानना है, क्या हमें समझना है, पूरा का पूरा विजय अभियान हम लोग यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक है जिसने अपने अभियानों को 2 रूपों में 2 तरह से करने की कोशिश की है। और वो 2 रूप क्या हैं? अलाउद्दीन खिलजी के जो इसने विजय अभियान किए हैं, तो 4 ही इसके सेनापति हैं, मतलब मुख्यतः जिस पर इसका आधार है। तो इसने 2 तरह से, देखिएगा, एक तो उत्तर भारत की नीति क्या रही है, चूंकि उत्तर भारत का अलग मामला है, दक्षिण भारत का अलग मामला है। तो उत्तर भारत के लिए क्या इसने नीति लागू की है, उत्तर भारत के लिए इसने कौन सी नीतियां लागू की हैं, और फिर दक्षिण भारत का अगर विजय करना है तो कौन सी नीति ये दक्षिण भारत के लिए, दक्षिण के लिए कौन सी नीति लागू करेगा। तो इसको हम उत्तरी नीति और दक्षिण नीति के नाम से जानते हैं। ठीक, उत्तर भारत के लिए और दक्षिण भारत के लिए, उत्तर भारत के लिए और दक्षिण भारत के लिए हम इसको जानते हैं किस तरह से। इसको मैं शुरू करूं इसके पहले भैया एक चीज आपको बता दूं, आपने एक विद्वान का नाम सुना होगा, स्टालिन लेनपूल। कौन? स्टालिन लेनपूल का नाम आपने सुना होगा। और लेनपूल जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों के बारे में कहता है कि इसे कहता है कि सल्तनत कालीन समुद्रगुप्त है ये, अलाउद्दीन को सल्तनत का समुद्रगुप्त कहता है, सल्तनत का समुद्रगुप्त। अब ये प्रश्न अगर आपसे आए तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ बहुत सारे लोगों को नहीं सवाल पता होगा, ऐसे बहुत सारे लोगों को बात नहीं पता होगी कि किसने अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत काल का समुद्रगुप्त कहा है। किसने अलाउद्दीन खिलजी को सल्तनत काल का अलाउद्दीन कहा है? तो सल्तनत काल का अलाउद्दीन कौन कह रहा है? लेनपूल कहता है। सल्तनत काल का अलाउद्दीन कौन कह रहा है? लेनपूल कह रहा है। और इस बात को मैं आपको बताऊं कि क्यों कह रहा है। दरअसल कि जैसे समुद्रगुप्त के बारे में आपने क्या देखा था कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत की नीतियों को, उत्तर भारत पर जब अभियान किया था, आर्यावर्त पर जब उसने अभियान किया था, तो राज्य प्रशबोधरण नीति को लागू किया था उसने, है ना। तो उत्तर भारत के लिए इसने राज्य प्रशबोधरण नीति को लागू किया। कौन सी नीति को? राज्य प्रशबोधरण, राज्य प्रशबोधरण,
राज प्रशबोधरण नीति को इसने लागू किया। अब ये क्या है? ये समुद्रगुप्त की नीति है ना, ये समुद्रगुप्त की नीति है, जिसके तहत ये क्या करता था कि उत्तर भारत के जो राज्य हैं इन पर ये क्या करेगा, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण रखेगा। इस पर क्या करेगा, ये साम्राज्यवादी दृष्टिकोण रखेगा कि अगर जिस पर भी आक्रमण करेगा वहां पर अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। सीधी सीधी बात है, युद्ध करेगा, राजा अगर पराजित होंगे तो उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहां पर ये अपना शासन मजबूत करेगा, अपने शासन को जबरदस्त करेगा। इसी तरह से अगर दक्षिण की तरफ आप चल रहे हैं तो दक्षिण भारत आप जानते हैं कि एक बड़ी दूरी पर रहेगा। दक्षिण भारत क्या होगा, डिस्टेंस पर आएगा, तो दक्षिण भारत दूर होगा। इसके लिए समुद्रगुप्त ने कौन सी नीति लागू की थी, ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। कौन सी नीति है, तो एक है ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति, ये समुद्रगुप्त की दोनों नीतियां हैं और उन्हीं नीतियों को लेकर के ये चल रहा है। ग्रहण मोक्षानुग्रह की जो नीति है इसके तहत हम क्या करते हैं, अगर आप ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति को देख रहे हैं तो इस नीति के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ बेसिकली हम किसी राज्यों को इसलिए पराजित करते हैं कि जब वो राज्य हार जाएगा, जब वो राज्य पराजित हो जाएगा तो हम इससे अपने अधीनता में टैक्स कलेक्ट करेंगे, मतलब यहाँ से हम कर संग्रह करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कर संग्रह करेंगे। लेकिन उत्तर भारत में हम क्या कर रहे हैं, उत्तर भारत में हम साम्राज्य का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत में हम क्या कर रहे हैं, कर संग्रह कर रहे हैं। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत, इन दोनों नीतियों को समझने के लिए आपको दो और लोगों को देखना पड़ेगा। दरअसल अगर इसके साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण को आप समझ चुके हैं तो आप ये भी जानते हैं कि साम्राज्य विस्तार के लिए सेनापति जाएंगे या तो खुद सम्राट ही जाएगा। तो दक्षिण भारत का जो नेतृत्व किया, दक्षिण भारत बेसिकली मतलब मेनली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था। मलिक काफूर ही ज्यादातर दक्षिण भारत अभियानों का नेतृत्व करता है, चाहे जितने भी अभियान रहे। तो दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व किसने किया, मलिक काफूर ने किया। किसने किया, मलिक काफूर ने किया दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व। और उत्तर भारत के अभियानों का नेतृत्व किसने किया, दो और इसके सिपाही हैं, दो और सिपाही हैं, उलूग खान और नुसरत खान। दक्षिण भारत के लिए उत्तर भारत के लिए एक नाम उलूग खान का आता है और दूसरा नाम नुसरत खान का आता है, उलूग खान और नुसरत खान। तो ये दोनों के नेतृत्व में उत्तर भारत में साम्राज्य विजय होता है और मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत में साम्राज्य का विजय होता है। इस तरह से उलूग और नुसरत खान को उत्तर भारत की विजय का श्रेय दिया जाता है। जब कभी आप मूल्यांकन करेंगे तो उत्तर भारत के विजय अभियानों का श्रेय किसे देंगे हम, तो ये उलूग खान और नुसरत खान को देंगे। और जब हम दक्षिण भारत के विजय अभियानों को देखेंगे तब उसका हम मलिक काफूर को देंगे, है ना। तो ये दोनों बातों को गहराई से समझिएगा, इसके बारे में जानते रहिएगा, क्योंकि यही दो नीतियां हैं। अच्छा, लगे हाथ एक बात और समझ लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी का नाम आते ही आप ये भी देखेंगे कि ये अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने विंध्य पर्वत पार करके पहली बार आक्रमण दक्षिण भारत में, पहली बार दक्षिण भारत की दिशाओं में आक्रमण किया था। अभी तक कोई भी ऐसा सुल्तान नहीं था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया है। तो ये सुल्तान के पहले जब ये सूबेदार था तब भी इसने आक्रमण किया, और जब ये सूबेदार के बाद सुल्तान बना तब भी इसने आक्रमण किया। तो दो तरह से इसके आक्रमण को आप यहाँ पर समझेंगे, है ना। इसके आक्रमण को आप दो तरह से समझेंगे। इज दैट क्लियर, बताएं।